हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्शंस, उनकी नेचर के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं और उसके साथ में काफ़ी सारी और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो जनरली हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एसिड्स खट्टे होते हैं, बेसिस कड़वे और सॉल्ट्स नमकीन होते हैं। लेकिन जब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि इनकी काफ़ी सारी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए समझते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को और शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हम समझते हैं एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड गिव्स H+ आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि एसिड्स वे सब्सटेंस होते हैं जो कि खट्टे होते हैं टेस्ट में और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और साथ में जब इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है तब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद हम समझते हैं बेसिस को। तो बेसिस आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू एंड गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि बेसिस भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कड़वे होते हैं टेस्ट में और जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और इसी के साथ जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें एल्कली कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेस, यानी कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो अलग अलग क्राइटेरिया के लिए एसिड और बेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो पहले हम देखेंगे एसिड के टाइप अलग अलग क्राइटेरिया के लिए। तो पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। तो अकरेंस के बेसिस पर एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं जो कि है ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स वे एसिड्स होते हैं जो कि नेचुरली इस अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड। और इसी के साथ इनऑर्गेनिक एसिड वे एसिड होते हैं जो कि नेचर में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि इन्हें हमें खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है जो कि है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वे एसिड होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर हम कह सकते हैं कि ये वे एसिड होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पर ज्यादा H+ आयन रिलीज करते हैं, फॉर एग्जांपल HCl एंड H2SO4। और वहीं पर वीक एसिड वे एसिड होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते उसके एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर हम कह सकते हैं कि ये वे एसिड होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पर कम H+ आयन रिलीज करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं जो कि है कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें कि किसी और सॉल्यूट या वाटर की बहुत ही कम क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, यानी कि ये प्योर एसिड होते हैं, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वहीं पर डाइल्यूट एसिड वे एसिड होते हैं जिनमें कि सॉल्यूट या वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ये नेचर में थोड़े से पतले होते हैं, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 ETC। तो एसिड के टाइप्स को समझने के बाद अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस। तो पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। तो अकरेंस के बेसिस पर बेसिस को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है जो कि ऑर्गेनिक बेस एंड इनऑर्गेनिक बेस। तो ऑर्गेनिक बेस वे बेस होते हैं जो कि नेचुरली ही इस अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल पायराडीन। और इनऑर्गेनिक बेस वे बेस होते हैं जो कि नेचुरली इस अर्थ में प्रेजेंट नहीं होते, इन्हें हमें सिंथेटिक तरीकों से बनाना पड़ता है, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम समझते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पर बेसिस को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है जो कि है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस वे बेस होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर हम कह सकते हैं वो बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पर ज्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वहीं पर वीक बेस वे बेस होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते उसके एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर हम कह सकते हैं ये वो बेस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कम OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर भी बेसिस टू टाइप्स के होते हैं जो कि कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। तो कंसंट्रेटेड बेस वो बेस होते हैं जिनमें कि वाटर की या किसी और सॉल्यूट की बहुत कम क्वांटिटी प्रेजेंट होती है और ये थोड़े से गाढ़े बेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड NaOH, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वहीं पर डाइल्यूट बेस वे बेस होते हैं जिनमें कि वाटर या किसी और सॉल्यूट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये थोड़े से पतले होते हैं, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो यहाँ तक हमने एसिड बेस की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज और उनके टाइप्स को समझ लिया है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं इंडिकेटर्स। तो आइए समझते हैं इन इंडिकेटर्स के बारे में। तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। यानी कि इंडिकेटर्स वे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसिड या बेस की प्रेजेंस में अपने कलर या स्मेल को चेंज कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंडिकेटर्स के टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो बेसिकली इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि है नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को। तो ये वो इंडिकेटर होते हैं जो कि नेचर में डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटमस और टर्मरिक यानी कि हल्दी। तो जब लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आता है तब ये रेड हो जाता है, और जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तब ये ब्लू हो जाता है। और ऐसे ही जब टर्मरिक एसिड के कांटेक्ट में आती है तब इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, वहीं पर जब ये बेस के कांटेक्ट में आती है तब ये रेड हो जाती है। तो इसके बाद हमें समझना है दूसरे टाइप के इंडिकेटर को, जो कि है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये वो इंडिकेटर होते हैं जो कि नेचर में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं, इन्हें हमें खुद सिंथेसाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। तो जब मिथाइल ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में आता है तब इसका कलर रेड हो जाता है, वहीं पर जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तब ये येलो हो जाता है कलर में। इसी तरह से जब फिनोफ्थलीन एसिड के कांटेक्ट में आता है तब ये कलरलेस रहता है, और जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तब ये वायलेट या डार्क पिंक कलर शो करता है। और तीसरे टाइप्स के इंडिकेटर्स जो कि हमें समझना है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्मेल देते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंस में। फॉर एग्जाम्पल वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। तो वेनिला एसेंस जिसे कि आइसक्रीम फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तब इसकी स्मेल बहुत ही तेजी से इंक्रीज होती है, और जब यही वेनिला एसेंस बेसिस के कांटेक्ट में आता है तब इसमें से कोई स्मेल नहीं आती है। और दूसरा ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर है क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग का तेल। जब ये क्लोव ऑयल एसिड के कांटेक्ट में आता है तब इसकी स्मेल इंक्रीज होती है, वहीं पर जब ये क्लोव ऑयल बेसिस के कांटेक्ट में आता है तब इसकी जो स्मेल है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो खत्म होते हैं। और अब हमें समझना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कि एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल के साथ। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल 2HCl प्लस Zn गिव्स ZnCl2 प्लस H2। यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तब जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और वहीं पर जब कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट फॉर्म होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल 2NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट होता है वो फॉर्म होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो आपने देखा कि जब मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो दोनों के साथ ही सॉल्ट फॉर्म करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो हाइड्रोजन गैस हमें मिल रही है इसे हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसे हम टेस्ट कर सकते हैं बर्निंग कैंडल को गैस बबल के पास लाके। तो जब बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के बबल के पास लाया जाता है तो वो पॉप साउंड के साथ फट जाएगी और इससे हमें हाइड्रोजन का पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी केमिकल रिएक्शन को, जो कि है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल 2HCl प्लस Na2CO3 गिव्स 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2। यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट जो कि एक मेटल कार्बोनेट होता है उसकी रिएक्शन होती है तब सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। और ऐसे ही हम देखते हैं एसिड्स की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो HCl प्लस NaHCO3 गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस H2। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ तब सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिफॉर्म होता है। वहीं पर अगर हम बात करें बेसिस की, तो जो बेसिस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों कंडीशन में जो CO2 रिलीज हो रही थी उसे टेस्ट कैसे किया जाता है, यानी कि टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस। तो CO2 को टेस्ट किया जाता है उसको लाइम वाटर से पास करके, यानी कि पासिंग इट थ्रू द लाइम वाटर। तो जब CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कि लाइम वाटर भी कहा जाता है उससे पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है और CaCO3 फॉर्म करता है और साथ में H2O भी फॉर्म होती है।
और जब इस CaCO3 और H2O से CO2 गैस पास की जाती है तब ये कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट फॉर्म करती है जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो जब भी कोई गैस अगर लाइम वाटर को मिल्की कर दे और उसे दोबारा फिर से कलरलेस कर दे तो हम कह सकते हैं कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, यानी कि एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है और साथ में वाटर भी रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं तब NaCl जो कि एक सॉल्ट होता है वो फॉर्म होता है और साथ में वाटर भी फॉर्म होता है। और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एसिड और बेस की आपस में जो रिएक्शन होती है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो when an acid and base react to form a salt and water is called neutralization reaction। और इस रिएक्शन में H प्लस और OH नेगेटिव आयंस इन्वॉल्व होते हैं वाटर को जनरेट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं एसिड और बेस की अगली केमिकल रिएक्शन जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, यानी कि एसिड्स की रिएक्शन मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ETC। तो जब एसिड मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट होता है वो फॉर्म होता है और साथ में वाटर भी फॉर्म होता है। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेसिस, यानी कि बेसिस की रिएक्शन नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ। तो जो बेसिस होते हैं वो मोस्टली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ ही रिएक्ट करते हैं। तो जब बेसिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से जो कि एक बेस होता है तब कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट होता है वो फॉर्म होता है और साथ में वाटर भी रिलीज होता है। तो अब हमें देखना है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, यानी कि सभी एसिड्स और सभी बेसिस में आपस में क्या कॉमन होता है। तो पहले हम देखते हैं सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है। तो ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयंस, यानी कि जितने भी एसिड्स होते हैं सब में H प्लस आयंस होते हैं, लेकिन इन H प्लस आयंस की क्वांटिटी अलग अलग होती है अलग अलग एसिड्स में। और ये जो H प्लस आयंस होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड्स में एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। इसके बाद हम देखते हैं बेसिस के अंदर क्या कॉमन होता है। तो ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयंस, यानी कि जितने भी बेस होते हैं उन सब में OH नेगेटिव आयंस होते हैं और अलग अलग बेसिस में OH नेगेटिव आयंस का जो अमाउंट है वो अलग अलग होता है। और ये जो OH नेगेटिव आयंस होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिस में बेसिक नेचर के लिए। तो एसिड और बेसिस में कॉमन चीजें समझने के बाद अब हमें समझना है एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, यानी कि जब एसिड्स और बेसिस को वाटर सॉल्यूशन में डाला जाता है तब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड्स को। तो हम जानते हैं कि एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो जब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो H3O पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है और इस H3O पॉजिटिव आयन को हाइड्रोनियम आयन भी कहा जाता है। तो अब इसे हम एक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करके समझते हैं। तो हम एसिड ले लेते हैं HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब HCl को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो H3O पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा और साथ में Cl नेगेटिव आयन भी फॉर्म होगा। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये एसिड का H पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट क्यों होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो H पॉजिटिव आयन होता है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता और इसीलिए ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। और एसिड्स की वाटर में रिएक्शन को देखने के बाद अब हम देखते हैं बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। तो जब बेसिस को वाटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो अब हम एक बेस को वाटर में डिसॉल्व करके देखते हैं। तो हम एक बेस ले लेते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाता है। इसके बाद हमें समझना है एक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो कि है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आइए समझते हैं कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। तो बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स which show different colors at the different concentration of H plus ions in the solution। यानी कि ये जो है वो काफी इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है जो कि अलग अलग कलर शो करते हैं H प्लस आयन की अलग अलग कंसंट्रेशन पर किसी भी सॉल्यूशन में। और यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है pH को, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है pH स्केल जिसमें कि 1 to 14 तक नंबर होते हैं। तो अब हमें इस pH स्केल को अच्छे से समझना है। तो अगर किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू 7 से कम है तो वो सब्सटेंस एसिडिक होता है और वहीं पर अगर किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो उसे बेसिक कंसीडर किया जाता है।
और अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 होती है तो उसे न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है, जिसे हम साल्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा और वो उतना ही ज़्यादा रेड कलर शो करेगा। इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो सब्सटेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ऐसे ही किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा बेसिक होगा और वो ज्यादा ब्लू डार्क कलर शो करेगा। इसका मतलब किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। तो अब मैं इसे आपको एक और सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आपको ये याद रखना है कि अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 1 से 3 के बीच में आती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उसका कलर एकदम रेड होगा, और वहीं पर अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 3 से 6 के बीच में होगी तो वो सब्सटेंस वीक एसिड होगा और वो थोड़ा सा ऑरेंज और येलोइश होगा कलर में। इसी के साथ अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 होगी तो इसका मतलब कि वो सब्सटेंस न्यूट्रल है और उसका कलर ग्रीन होगा। वहीं पर अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 8 से 11 के बीच में होगी तो वो सब्सटेंस वीक एसिड कंसीडर किया जाता है और उसका कलर नॉर्मल ब्लू होगा। और अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 11 से 14 के बीच में होगी तो वो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर किया जाएगा और उसका कलर वायलेट या फिर इंडिगो होगा। तो पीएच स्केल को अच्छे से समझने के बाद अब हम समझते हैं इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, यानी कि पीएच की हमें अपनी डेली लाइफ में क्या ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें कि पहला है आवर बॉडी वर्क्स इफेक्टिवली बिटवीन द पीएच 7 to 7.8, मतलब कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो इफेक्टिवली वर्क करती है जब बॉडी की पीएच 7 से लेकर 7.8 के बीच में होती है, और अगर इस पीएच में कुछ चेंज आता है तो हमारी जो बॉडी है वो इफेक्टिवली काम नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट है पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन, यानी कि जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होता है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। तो पीएच की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर वाटर कंटामिनेटेड यानी कि खराब है या नहीं। इसके बाद पीएच की तीसरी इंपोर्टेंस है कि टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ बिकम लेस देन 5.5, यानी कि जब हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो हमारे जो दांत होते हैं वो डिके होने लगते हैं, यानी कि खराब होने लगते हैं। तो पीएच की हेल्प से हम हमारे दांतों को डिके होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद पीएच की चौथी इंपोर्टेंस है कि प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, यानी कि हर एक जो प्लांट होता है उसको स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। तो हम पर्टिकुलर प्लांट की सॉइल या पीएच का पता लगाकर हम पर्टिकुलर प्लांट की अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं। तो एसिड्स, बेसिस और पीएच को अच्छी तरह से समझने के बाद अब हम समझते हैं इस चैप्टर के तीसरे पार्ट को, जो कि है सॉल्ट्स। तो आइए समझते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब कि सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार इसे और देख लेते हैं। तो जब एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर जब एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो NaCl जो कि एक सॉल्ट है और वाटर फॉर्म हुआ, और ये जो NaCl होता है इसी को कॉमन सॉल्ट कहा जाता है जो कि किचन में यूज किया जाता है। ऐसे ही काफ़ी सारे और भी सॉल्ट होते हैं जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एटसेट्रा। इसके बाद हमें समझना है केमिकल फॉर्म सॉल्ट्स, यानी कि सॉल्ट्स के केमिकल। तो ये जो आपको लिस्ट दिख रही है ये है सॉल्ट्स के केमिकल, जिसमें कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए अब हम एक एक करके इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। तो जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है सोडियम ऑक्साइड या कास्टिक सोडा को फॉर्म करने के लिए। तो ये जो आपको दिख रही है ये कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन रिएक्शन है। तो जब सोडियम क्लोराइड और वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तब कास्टिक सोडा फॉर्म होता है और साथ में HCl भी बनता है। तो कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन को समझने के बाद अब हम समझते हैं कास्टिक सोडा के यूजेस को। तो इसका यूज सॉप्स और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, पेपर को मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है, ऑयल की रिफाइनिंग में किया जाता है और PVC मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज किया जाता है, और इसी के साथ साथ इसको एज अ पेस्टिसाइड भी यूज किया जाता है। तो सॉल्ट्स के केमिकल में दूसरे नंबर पे हमें समझना है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो जब क्लोरीन को डाइस्लेक्ट लाइम, जिसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, उसके ऊपर से पास किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गिव्स CaOCl2, जिसे कि ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, प्लस वाटर। तो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन को समझने के बाद अब हम देखते हैं इसके यूजेस को। तो इसको क्लॉथ फैक्ट्रीज में कॉटन और लाइनन को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है, पेपर फैक्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है,
वुड पल्प को ब्लीच करने में इसका यूज किया जाता है। इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, और इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में, क्योंकि ये ड्रिंकिंग वाटर को इन्फेक्ट होने से प्रिवेंट करता है। इसके बाद हमें समझना सॉल्ट्स के तीसरे कंपाउंड को, जिसका नाम है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaSCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब हम देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे होता है। तो जब सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ, तब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी फॉर्म होता है। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH4 गिव्स NH4Cl प्लस NaSCO3। तो अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज को। तो ये जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 50 डिग्री सेल्सियस, और ये बेसिक होता है नेचर में। इसी के साथ ये नॉन करोसिव भी होता है, यानी कि ये काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होता। और जब इसे कुकिंग के टाइम पर हीट किया जाता है तब ये सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये तो थी बेकिंग सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज। तो अब हम नज़र डालते हैं इसके कुछ यूजेस पर। तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि इसे कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में यूज किया जाता है। और इनका दूसरा यूज है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर एक्सटेंजर, यानी कि फायर एक्सटेंजर्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसका तीसरा यूज है, इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड। तो हम जानते हैं कि बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है, तो इसीलिए इसको एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी एज अ एंटासिड यूज किया जाता है। और इसका चौथा यूज है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका यूज बेकिंग पाउडर बनाने के लिए होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में कैसे कन्वर्ट होता है। तो जब बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड को ऐड किया जाता है तो वो बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो बेकिंग पाउडर होता है वो ब्रेड्स और केक्स को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए यूज होता है। तो इसके बाद हमें समझना सॉल्ट के चौथे केमिकल को, जो कि है वॉशिंग सोडा। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2, यानी कि सोडियम कार्बोनेट विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो चलिए अब हम इसकी फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो अभी हमने पढ़ा था जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है कुकिंग के टाइम पर, तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 फॉर्म होता है। तो ये जो वॉशिंग सोडा होता है वो इसी प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करने से फॉर्म होता है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर बना है, इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए जाते हैं, तब जाकर वॉशिंग सोडा फॉर्म होता है। तो इसके बाद हमें देखना है वॉशिंग सोडा के कुछ यूजेस को। तो इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, यानी कि इसका इस्तेमाल ग्लास, सॉप और पेपर इंडस्ट्रीज में किया जाता है उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन द हाउसेज, यानी कि घरों की साफ सफाई करने में भी इसका यूज किया जाता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि ये जो है वो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है और उसे सॉफ्ट बनाता है। इसके बाद हमें समझना है पांचवें सॉल्ट फॉर्म केमिकल और इस चैप्टर के आखिरी कंपाउंड को, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कि कॉमन लैंग्वेज में POP भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम इसकी प्रिपरेशन को देख लेते हैं। तो जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए CaSO4 2H2O जो कि जिप्सम होता है, जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो ये अपना 1.5 H2O मॉलिक्यूल लूज कर देता है और POP में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इसी POP में जब हम वाटर ऐड कर देते तो ये दोबारा जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो थी POP की फॉर्मेशन। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ यूजेस को। तो इसका पहला यूज है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। तो इसका इस्तेमाल घरों की जो सरफेस होती है उसे स्मूथ बनाने के लिए किया जाता है। तो आपने कई घरों में देखा होगा कि घरों की दीवारों को स्मूथ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका दूसरा यूज है फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेशन मटेरियल्स, यानी कि खिलौने बनाने के लिए और डेकोरेशन का सामान बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और इसका तीसरा यूज है इन हॉस्पिटल टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन। तो आपने कई बार देखा होगा जब किसी का हाथ पैर या कुछ और फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर उस फ्रैक्चर्ड बोन को POP की हेल्प से ही सेटल